अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर गुजरते दिन के साथ गए हुए ट्राइका का कोई ना कुछ स्कैंडल सामने आ रहा है। उस ट्राइका में से ट्राइका आप लोग समझ रहे हैं ना किनको मैं कह रहा हूँ। उनके ऐसे-ऐसे कारनामे समझ आ रहे हैं या सामने आ रहे हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो थोड़े से वक़्ती फ़ायदे के लिए कोई ऐसी पोस्ट जिस पे वो मज़ीद थोड़ी देर रह सकते हैं, उसके लिए उन्होंने मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया, मुल्क के वक़ार को कितना नुकसान पहुँचाया। और मतलब ज़रा नहीं सोचा कि इस धरती माँ ने उनको क्या नहीं दिया? इज़्ज़त, एहतराम, ओहदे, थोड़ा-सा तो ख़्याल कर रहे हैं। लड़ाई में कुछ चीज़ें जायज़ होती हैं, लेकिन आप मुल्क के इस लेवल पर नुकसान करने चले जाएँ, ये अनबिलीवेबल है। एक वाक़या जो उन दिनों में हुआ, एक साज़िश पाकिस्तान के खिलाफ जो हुई, पहले मैं आपको उमर चीमा और इज़ाज़ सैयद साहब का एक क्लिप सुना दूँ, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। अरब वाले जो अफसर हैं उनके बारे में ये बात भी आई है कि आप जब ये आर्मी चीफ की तैनाती का सारा मामला हो रहा था तो इस्लामाबाद में एक इस्लामाबाद की जो सऊदी एम्बेसी है, मैं नाम ले देता हूँ, सऊदी एम्बेसी के डिफेंस अटैची, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी अपनी गवर्नमेंट को। और वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट क्या भेजी थी? वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट ये भेजी थी कि जो नए आर्मी चीफ जिसको मौजूदा गवर्नमेंट नया आर्मी चीफ लगा रही है, वो जो चीफ है वो एल-ए-तिशी है। अच्छा। वो एल-ए-तिशी है। और जब ये रिपोर्ट गई थी कि वो एल-ए-तिशी हैं, तो जाहिर है सऊदी अरब का और ईरान का एक तनाज़ा भी है। और सऊदी जो है हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान को पैसे भी देते हैं, पाकिस्तान की मदद भी करते हैं। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने उमर चीमा साहब 16 और 17 नवंबर को मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनको एक सिग्नल आया कि जो सऊदी फरमा रवा है वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? इन्होंने पता करवाया खुश क्यों नहीं है। वो जो सिग्नल आया उसमें पता चला कि जी आप एक ऐसे आर्मी चीफ को तैनात करने जा रहे हैं जो कि एल-ए-तिशी हैं, और ये तो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने इर्द गिर्द जो अपना स्टाफ है या अपने नीचे जो अदारे हैं इंटेलिजेंस के, उसमें आईएसआई भी है, उसमें आईबी भी है, और बाकी जो लोग भी हैं आला ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनको हिलाया जुलाया कि भाई ये क्या हो रहा है, कि जो अफसर हैं वो ये कैसे ये कह दिया कि किस तरह ये बात चली गई, और ये गलत मैसेज किस तरह चला गया कि वो एल-ए-तिशी है। वो एल-ए-तिशी तो नहीं है। और ये किसने बात पहुंचाई? उमर चीमा साहब हफ्ता और एतवार की दरमियानी शाब, ये 17 या 18 या 16 या 17 नवंबर, जो पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर हैं उनको उठाया गया या बुलाया गया? सोए हुए थे अपने घर पे, वो अपने घर पे सोए हुए थे। तो पाकिस्तान के जो अच्छा जी, इसमें अब आपने स्टोरी सुन ली, अगली स्टोरी आपको मैं बताता हूँ कि ये करने वाले कौन थे, हुआ क्या है। हुआ ये है कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में जब ये कन्फर्म हो गया, कहीं से कोई रुकने की ये जो तैनाती थी नाम नहीं ले रहे थे। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की हुकूमत नहीं मानी, किसी भी दबाव में नहीं आई, तो फिर एक चाल चली गई। चाल ये चली गई क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात आप लोगों को पता कैसे हैं। तो अगर सऊदी अरब को ये बताया जाए कि जो नए जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अहले तशी हैं, तो वो इस चीज़ को लेके बड़ा हंगामा करेंगे और पाकिस्तान से नाखुशी का इज़हार करेंगे और पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एक शिया को मतलब आर्मी चीफ लगा रहे हैं, तो खुदा का खौफ करें। तो इस लेवल पे गिरते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर के कहने पर सऊदी डिफेंस अताशी ने सऊदी अरब भेजी थी और ये रिपोर्ट देने वाला आर्मी अफसर आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल था। रिपोर्ट भेजने वाला सऊदी डिफेंस पाकिस्तान में सऊदी डिफेंस अताशी पाकिस्तान में सफीर लगना चाहता था। पीएम की ये जो इसमें देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी छोटे लेवल की गेम नहीं है कि देखें, एक जो है वो पाकिस्तान में सऊदी का सफीर लगना चाहता है और दूसरा पाकिस्तान में आर्मी चीफ का। उन्होंने कहा यार तरीकाकार यही है कि तू मेरा है काम कर, तेरा मैं काम करांगा।
अच्छा, पीएम की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग केस में भी सऊदी अरब और यूएई में तैनात फैज हमीद के 2 करीबी अफसरान को तलब कर लिया। सऊदी एम्बेसी के अताशी ने शाही खानदान को रिपोर्ट भेजी थी कि आसिम मुनीर सब एहलतशी हैं। सऊदी खानदान नाराजगी के बाद 17 नवंबर की रात सऊदी सफीर को रात को उठाकर, ये उनको उठाया गया, सोए हुए को उठाया गया, ओ भाई उठो, अपनी हुकूमत को रिपोर्ट भेजो कि ये जो हुआ है उसके साथ प्रैंक हो गया है। और ये प्रैंक करने वाले जो है ना, उनमें से एक आपका अपना बंदा और एक हमारा वो बंदा है जो अब चाहता है कि मैंने जो इतनी मेहनत की है तो मैं अब उससे पीछे क्यों रह जाऊं। आखिरी तरीका ये निकाला गया कि आप लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया जाए। और उसमें अब बंदे कौन निकल रहे हैं जी? उसी के जो इस दौड़ में सबसे आगे था और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी अब दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं उनको आर्मी चीफ लगाने के लिए। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो रिकॉर्डिंग हुई उनको उनके बारे में वो बात, या सऊदी जो अताशी साहब हैं इनके हाथों रिपोर्ट भिजवाने की बात है, तो खुरे वापस वहीं पे पहुंचते हैं जिनके पहुंचने चाहिए। अच्छा जी, आदिल राजा साहब के इल्जामात का जवाब आना शुरू हो चुका है। आदिल राजा ने मुल्क की टॉप मॉडल्स और अदाकारों की जनरल बाजवा, जनरल फरूक के साथ फहश हरकत और वीडियोस का दावा किया था। आदिल राजा ने पाकिस्तान की 4 टॉप अदाकारों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने वजाहत तो अदाकारा का नाम नहीं लिए। तो हम अपने वीलॉग में आदिल राजा ने माहिरा खान, महबशियात, कुबरा खान और सजल अली के नामों के पहले 2 हरूफ लेते हुए इन अदाकारों पर संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए थे। अदाकार कुबरा खान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कुबरा खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मैं खामोश रही तो समझेंगे ये कोई फेक वीडियो है, मगर बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई ऐसे ही लोग मुझसे बैठे बिठाए उंगली उठाएंगे और मैं चुप रहूंगी? ये नहीं हो सकता। मिस्टर आदिल राजा, अपने इल्जामात लगाने से पहले सबूत दें। मैं आपको 3 दिन की मोहलत देती हूँ। हक और सच पर हूं, सबूत दे, वरना लोगों के सामने माफी मांगे, नहीं तो मैं आप पर हद के इज्जत का मुकदमा दायर करूंगी। खुशकिस्मती से मैं यहाँ से नहीं बरतानिया से हूँ, तो मैं जाकर वहां पे भी केस करूंगी, क्योंकि मैं सच पर हूँ, हक पर हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती। आदिल राजा का ताल्लुक फौज से ही रहा है, लेकिन वो जिस तरह के दावे कर रहे हैं यूं महसूस होता है इनके पीछे भी पीटीआई का हाथ है और मुल्क दुश्मन अनासर का हुआ है। आदिल राजा साहब ने ये वीलॉग किया था जिसमें उन्होंने बताई सारी स्टोरी कि आईएस के सेफ खाने में और मेस में ये कंजर पार्टियां होती थी और उसमें बाजवा साहब को ट्रीट करवाया जाता था और उनके साथ मतलब जाहिर है रंग रलियां यासियां जनरल फैज हमीद अरेंज करते थे और उसकी वीडियो बनी हुई है और वो भी किसी वक्त जो है वो की जा सकती हैं। इस किस्म की दूसरी बातें जो है उन्होंने की थी, उनमें से एक अदाकारा सामने आई है और वो अदाकारा इंग्लैंड से। तो जब इंग्लैंड की वो नेशनल होंगी तो इंग्लैंड पर उन पे कुछ बैठ के बंदा इल्जाम लगाएगा तो वो सामने तो आएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो सामने ना आए। तो अभी आने वाले दिनों में एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। आदिल राजा तो या सबूत देंगे या माफी मांगेंगे या फिर हट जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अभी बाकी अदाकारा जो है वो भी सामने आने वाली हैं। अच्छा जी, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से फैसल वाडा ने बहुत बड़ा दावा किया कि इमरान खान 100% नहल होने वाले हैं, यानी इमरान खान आइंदा इलेक्शन में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ से -1 का फार्मूला चलने वाला है। अब सवाल यह है कि इमरान खान के बाद पार्टी कौन संभालेगा, वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि इमरान खान पर केसेस की भरमार है, फॉरेन फंडिंग से लेकर तोशाखाना तक। देखिए, सियासत में ये जो बाहर करने वाला सीन है ना, ये इमरान खान ने ही शुरू किया था। इमरान खान ने ही जो उसको पसंद नहीं थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे हनीफ अब्बासी हों, चाहे तलाल चौधरी साहब हों या फिर वो दूसरे लोग हों, ये बाहर निकलवाने वाला सियासत से जो ना ये इमरान खान ने शुरू करवाया था। मैं किसी भी तरह से इस हक में नहीं हूं कि सियासतदानों को सियासत नाअहल कर दिया जाए, ये गलत है। सजा होनी चाहिए उनके झूठ की, उनकी, लेकिन ये सियासत ही खत्म कर देना ये मेरे ख्याल में कहीं का इंसाफ नहीं है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब उन्हीं दायरों में आते हैं जिन दायरों पे उनसे पहले कुछ सियासतदान नाअहल हो चुके हैं, और फैसल वाडा की जुबानी ये सुनने का मतलब यह है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि फैसल वाडा आजकल बहुत करीब हैं उनके, जिनके करीब के लोग ऐसी रिपोर्टें देते हैं। पंजाब की फ्रांसिक लैब रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को एक भी गोली मुकम्मल तौर पर नहीं लगी, जबकि इमरान खान दावा कर चुके हैं मुझे 4 गोलियां लगी। कामरान शाहिद के प्रोग्राम से ये रिपोर्ट देखें और उसके बाद फिर इस पर बात करें। कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी? मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं। जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती हैं। ये पंजाब फॉरेंसिक की रिपोर्ट मेरे सामने, अगर हम चला भी सके, लेकिन पहले मैं जरा बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि दरअसल गोलियों के कुछ टुकड़े, 3 के करीब टुकड़े और एक धाती टुकड़ा उनकी टांगों में लगा।
तो उनको किसी भी सूरत में 4 गोलियां नहीं लगी, एक भी गोली मुकम्मल तौर पर नहीं लगी। अब मामला रह गया कि ये तीन अतराफ से जो गोलियां चल रही थी उसके मुताबिक भी रिपोर्ट में डिटेल से लिखा हुआ है कि मुलजिम नवीद की 30 बोर की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई और 2 गोलियां टोटल उन्होंने बताया कि 14 गोलियां उस दिन चली जिस दिन ये वकूआ हुआ है। उसमें 30 बोर मुलजिम नवीद की पिस्तौल से 12 गोलियां फायर हुई, जबकि 2 गोलियां बड़े असले यानी SMG राइफल से चलाई गई और उसकी डायरेक्शन कंटेनर की तरफ से थी। वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं किस तरह, जिनमें से एक गोली मुबैना तौर पर मुअज्जम को लगी और बाकी दूसरे अफराद को भी लगी। एक उसको लगी SMG की मुबैना तौर पर और एक जो है वो दूसरे अफराद को लगी जिनसे वो जख्मी हुए। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे सामने है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है मेरे साथ। इस वक्त दावा किया है इस रिपोर्ट में, बल्कि मैं पहले तो लोगों को पढ़ के सुना दूं। 12th पॉइंट इसका है, 1 sealed parcel containing 4 plastic containers containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket। जी, ड्रामा ये है कि इमरान खान साहब को कोई गोली लगी नहीं है। वो जो कंटेनर से लगकर कोई माड़ा मोटा आगे पीछे को आसरा होया है ना, क्योंकि 2 मुअज्जम के पिस्तौल से गोलियां निकली कि जिनकी डायरेक्शन जो है वो उस तरफ है ही नहीं है, और बाकी जो इमरान खान साहब के गार्ड वगैरह हैं जिनकी गोलियों से एक जो वो मुअज्जम साहब हलाक हुए, शहीद हुए या कुछ भी कह लें आप, और दूसरे जो हैं वो आपने उनकी वो सुनी है कि जिसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे टोटल इतनी गोलियां लगी हैं और इतने ब्रस्ट लगे हैं, और मैं जब ब्रस्ट लगे हैं तो मैं नीचे बैठा हूं, तो वो कुछ गोलियां जो हैं वो चेहरे को छेती हुई, जो पहले भी उन्होंने बात की, वो निकल गई फैसल जवेद साहब की, और 4 गोलियां घूम घुमा के, उनको बंदा कोई नहीं मिला कि वजना किन होना है, तो वो गोलियां चारे घूम घुमा के आके जो साबिक गवर्नर सिंध सन इमरान इस्माइल साहब उनकी जेब में चली गई, मतलब उनके कपड़ों में चली गई। और इसी तरह की रंगबाजी ड्रामे देखें, ये सारे का सारा ड्रामा था। वो जो आर्मी चीफ बनना चाहता था उसका प्लान किया हुआ था। इमरान खान साहब का बुरी तरह मार्च नाकाम हो चुका था। फेस सेविंग चाहिए थी इमरान खान को, किसी तरह से घर लेटना था, फिर उसके बाद पक्का पक्का घर पे बैठना था, पक्का पक्का। उसके बाद ये जो जलसे जुलूस और रंगबाजी और ड्रामेबाजी और जानवर और दूसरे जो चीजें थी, और वो न्यूट्रल को गालियां निकालना, और मतलब जाफर अमीर पता नहीं क्या क्या, इनसे अब तौबा करनी थी। और उसका तरीकाकार क्या था कि घर कैसे बैठे, उसका तरीकाकार ये था कि जनाब अभी तक वो जो छरे या वो गोलियों कंटेनर को लगी और कंटेनर की कूड़ की चीज खान साहब को कहीं लगी और थोड़ा बहुत खून निकल आया, वो अब तक सीधा ही नहीं हो रहा। 2 महीने के बाद तो पता नहीं 50 किस किस्म के फटल लोग जो वो ठीक हो जाते हैं। ये बंदा अभी तक जब तस्वीरें उतरवाने के लिए खड़ा होता है तो सहारा लेके खड़ा होता है और लंबी लात करके बैठा है 2 महीने। तो 2 महीने से ये बंदा ऐसे बैठ सकता है, आप खुद अंदाजा करें। अभी तक ये ड्रामा कर रहा है, और ड्रामा सिर्फ अभी तो ये हुकूमत भी पंजाब की है। अच्छा, मजे की बात है, फ्रांसिक रिपोर्ट जो वो पंजाब हुकूमत की है, पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि मुझे ब्रश लगे हैं, मेरे ऊपर से मेरी गोलियां 4 गोलियां मुझे लगी हैं। पंजाब की हुकूमत कुछ और ही बना रही, वो फ्रांसिक रिपोर्ट में कुछ और ही बना रही है। एक नंबर का झूठा इंसान है, एक नंबर, थोड़ा बहुत नहीं, जितना कुछ झूठा बोलो उतना झूठा इंसान है, और यही कुछ वो कर सकता है वो कर रहा है। दोस्तों इजाजत दे, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बात होगी। इमरान खान के झूठ आते रहेंगे और हम बेनकाब करते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।